हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट बूस्टर सीरीज में। करंट बूस्टर सीरीज का यह तीसरा सेट है। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी 2021 के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में भी हम अगेन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोले तो जीडीपी में क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा जो जीडीपी वृद्धि दर है 2019-20 में कितना रहा। तो इसका राइट आंसर है 4.2%। 4.2% की जीडीपी वृद्धि 2019-20 में देखी गई भारत में। ठीक है, तो याद रहेगी 4.2%। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है आपको मालूम है? राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा। ठीक है, और एनएसओ जो है वो किसके अंतर्गत काम करता? मॉस्पी। मॉस्पी शॉर्ट नाम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं याद हो दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, मॉस्पी एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत काम करते हैं। तो हाल ही में जो जीडीपी जारी किया गया 2019-20 का, तो उसमें देखा गया कि पिछले 11 सालों का सबसे कम जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 2019-20 का है। ठीक है, पिछले 11 सालों में। ठीक, लेकिन अभी क्या है स्टेटस आप जानते होंगे। अभी हमारा नेगेटिव में चला गया था, अभी तो थोड़ा पॉजिटिव ग्रोथ दिख भी रहा है। इसके पहले हम लोग -20 चले गए थे जीडीपी अपना। ठीक है, याद रखिएगा, नेगेटिव में चला गया था, माइनस में। ओके, ठीक है, तो 2019-20 का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा था? 4.2%। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई, बोले तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक में नए एमडी का नियुक्ति किया गया, जिसका नाम है अश्विनी भाटिया। और दो और अन्य जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें भी नए एमडी का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो जिसके नाम कुछ इस तरह से है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एसबीआई का मैंने बतला दिया, अश्विनी भाटिया। और एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है मटम वेंकट राव, केवल आप वेंकट राव याद रखना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कौन नियुक्त किया गया है नए एमडी? तो वेंकट राव मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक में कौन है? पीपी सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक में नए एमडी या सीईओ के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा कि ये जो क्या बोलते हैं, बैंकों में जो नए एमडी प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति होती है, वो जो नाम आते हैं, वो उस नाम का रिकमेंडेशन कौन करते हैं, यानी कि ये कौन सुझाव देता है कि फलना आदमी को आप नियुक्त करो। तो बेसिकली कहा जाए तो जो रिकमेंड किया जाता है वो BBB, ट्रिपल बी के द्वारा, बोले तो बैंक ब्यूरो बोर्ड के द्वारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को किस बैंक में एमडी के तौर पे नियुक्त करना है। याद रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, उसके बाद ये जो रिकमेंड करते हैं, इसको फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर फाइनली अपॉइंट करते हैं। ठीक, याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस योजना में 3 राज्य उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम शामिल हो गए हैं ताकि कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की कुल संख्या 20 हो जाए? वो वे कौन से स्कीम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, उसमें कहा गया था कि ये जो स्कीम है वो तब लॉन्च किए जाएंगे जब कुल राज्यों की संख्या 20 हो जाए इसको लागू करने वाले। ठीक है, तो हाल ही में 3 नए राज्य ऐड हुए हैं, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, जिसके मिल जाने से कुल राज्यों की संख्या 20 हो गई। तो 20 हो गई, तब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो स्कीम है वो कुछ इस तरह से काम करती है, एक सॉफ्टवेयर पे। आपको मालूम होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। ये जो ऐसा स्कीम है, जैसे हम लोग कहीं भी राशन उठाते थे, तो कहीं भी क्या मतलब गांव में ही केवल उठाते थे राशन। ठीक है, जहाँ पे आपका दुकान है वहीं उठाओगे। लेकिन अब क्या होगा कि आप एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकते हो। ठीक है, कितना भी ले सकते हो, 1 किलो, मान लो 5 किलो मिलना है तो आप 2 किलो भी उठा सकते हो। ठीक है, बाकी बचे घर वाले को दे दो कि गांव में आप ले लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। तो ये जो सिस्टम है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सॉरी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे, डिजिटली। ठीक है, तो
कैसे किए जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाए जा रहे हैं। ये क्या? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से ये जो स्कीम है उसको लागू किए जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, या फिर कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था? तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, बोले तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमईज के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का नाम क्या है? प्रौद्योगिकी आधारित मंच, टेक्नोलॉजी बेस्ड फोरम का नाम क्या है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एमएसएमई लोगों के लिए लॉन्च किए गए थे? तो वो जो प्रौद्योगिकी आधारित मंच है उसका नाम है चैंपियंस। क्या नाम है? चैंपियंस, ठीक है। बेसिकली इसका जो एम है वो ये है कि हर तरह की जो सॉल्यूशन है, हल है, एमएसएमई को प्रोवाइड किए जाए, उनकी जो भी शिकायत हो उनका निवारण किया जाए। तो बेसिकली कहा जाए तो ये एक निवारण तंत्र है, शिकायत निवारण तंत्र है। साथ ही ये लोगों को यानी एमएसएमई को फाइनेंशियल एक्सेस पहुंचाते हैं, यानी कि जो संस्थानें हैं, जो कोई पैसे मतलब वित्तीय संस्थान में कैसे एमएसएमई को पहुंच मिले, कैसे उनको इससे फ़ायदा हो, ये सारी सुविधा चैंपियंस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, ठीक है। चलिए ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने PLI स्पेक्स एंड EMC 2.0 नाम की योजनाएं शुरू की है, ठीक है। ये तीनों जो स्कीम हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए थे। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा। PLI बोले तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये PLI स्कीम लाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसका स्टेटस बहुत ही ख़राब है, यानी कि हमारे देश में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। हम लोग ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्कीम लाया है उसी को हमारे देश में बढ़ाने के लिए लाया गया है, ताकि हमारे देश में ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी केवल कंपोनेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये दो भी उसी तरह के हैं स्कीम, ठीक है। तो पहला वाला याद रखिएगा, चूंकि पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे तीनों स्कीम कौन लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा, याद रहेगी। चलिए ये कोरोना टाइम में ही लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO का सबसे बड़ा फंड बनने के लिए कौन सी निजी संगठन ने नींव रखी गई है? मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन दरअसल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन सही है लेकिन लास्ट में जो है वो गलत कर दिया गया। बोल रहा है सबसे बड़ा फंड मतलब किसके द्वारा दिया जा रहा है, जो कि एक निजी संगठन, ना कि कोई देश, ठीक है, एक निजी संगठन। तो निजी संगठन जो है वो है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसके द्वारा WHO में सबसे ज़्यादा फंडिंग की जा रही है। आपको मालूम होनी चाहिए कि हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंडिंग करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो वैसे में वो WHO संस्था जो थी वो कमज़ोर पड़ जाती, तो कई सारे लोगों ने वहाँ फंडिंग करने मतलब करने के लिए आगे आ गए, ठीक है। तो कुछ इस तरह है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी ये तो वही है। अगला क्वेश्चन है, ओके, अगला क्वेश्चन है, केलाडी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में एक जानवर के कंकाल के अवशेषों का पता लगाया गया है? किलाडी एक्सवेशन साइट, एक्सकेवेशन, ठीक है, उत्खनन स्थल, केलाडी उत्खनन स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है।
तमिलनाडु में किल्लाडी उत्खनन स्थल है जहाँ पे हाल ही में एक जानवर के कंकाल के अवशेषों का पता लगाया गया। ठीक है, तो ये जो है फरवरी में ये काम शुरू किया गया था उत्खनन का। कहाँ पे? किल्लाडी, 3 जगहों पे किए गए थे, किल्लाडी, कोंडागई और अगरम एंड मन्नालूर नियर मदुरई। ठीक है, मदुरई के आसपास ये सारे जगह हैं। ठीक है, 4 जगहों पे उत्खनन किए गए थे हाल ही में। कौन कौन से नाम है? किल्लाडी, कोंडागई, अगरम अगरम अगरम, मन्नालूर। ये 4 नाम याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आ जाए ये चारों क्या हैं तो उत्खनन साइट है। ठीक है, जहाँ पे जानवरों के कंकालों के अवशेष मिले, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड, मणिपुर और मिजोरम के पूर्व गवर्नर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है वेद मारवा, जो कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, उनका निधन हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोले तो वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। इनको शॉर्ट में हम लोग CSIR भी कहते हैं। CSIR ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। ठीक है, याद रखिएगा CSIR। ठीक है, CSIR। ठीक है, ये जो एम टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। इनका जो मेन मकसद है वो हमारे यहाँ जो इनोवेशन है वो इस इनोवेशन वाली जो कल्चर होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, उसको प्रमोट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन किए जाएं। ठीक है, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप इन वेरियस सेक्टर, नए नए अलग अलग क्षेत्रों में नए नए उद्यम को लाए जा सके। ठीक है, देश में कुछ नए इनोवेशन किए जाए, नए सोच विकसित किए जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जहाज केसरी मिशन सागर के तहत आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए किस देश में पहुंचा? कौन सा जहाज? केसरी। कौन से मिशन सागर के तहत जो हमारे नौसेना जहाज केसरी हैं उन्होंने मतलब कुछ देशों में जाके दवाएं पहुंचाए थे। वो कौन सा देश थे? कोई देश था जहाँ पे पहुंचाया था। तो इसका नाम राइट आंसर जो है सेशल्स में हमारे जो भारतीय नौसेना जहाज केसरी हैं वो मिशन सागर के तहत आवश्यक दवाएं जो हैं कोरोना से संबंधित थी उसको पहुंचाए गए थे। ठीक है, तो कोविड से रिलेटेड जो दवाएं थी उसको पहुंचाए गए थे सेशल्स। कौन से जहाज द्वारा? केसरी के द्वारा। कौन से मिशन के तहत? मिशन सागर के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा सड़क संगठन, ठीक है, BRO को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राज्य से श्रमिकों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है? ठीक है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड ने अपने राज्य के श्रमिकों को जो हमारे सीमा सड़क संगठन के जो जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनमें काम करने के लिए राज्य के श्रमिकों को भेजा गया है। ठीक है, और इसके लिए मंजूरी भी कर दिया है, झारखंड सरकार ने मंजूर कर दिया कि यहाँ के श्रमिक सीमा सड़क जो परियोजना है उनमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हाल ही में साइन किया है। कौन सा देश? किसके साथ? यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन के साथ। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम ने यूरोपीय संघ के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं यूरोपीय यूनियन वियतनाम जो एग्रीमेंट है वो ऐसा पहला एग्रीमेंट है जिसमें एक डेवलप्ड कंट्री
और डेवलपिंग कंट्री से डील किया गया, ठीक है। एशिया का पहला कंट्री है, ठीक है, याद रखना है। एशिया का पहला कंट्री है वियतनाम, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने तरफ से 85% टैरिफ का छूट दे रही है अगले 7 वर्षों तक, ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बोले तो कैट, कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। JNK एंड लद्दाख में 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है कैट का, ठीक है। कैट क्या है? तो ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो क्या है? वो एक मिनट, कैट जो है हाँ, तो ये जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो भी शिकायतें होती हैं उन 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 संबंधी मामलों की क्या बोलते हैं सुनवाइयाँ करते हैं, ठीक है। तो कैट जो है बेसिकली क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित शिकायतों का निवारण या फिर हल निकालने का काम करती है, एक तरह का न्यायालय का काम करती है, ठीक है, कैट, ठीक है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, याद रहेगी। 18वीं खंडपीठ का हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारतीय फर्मों की मदद करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिलोइटी, 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 ओके। डिलोइटी ने गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि भारतीय फर्मों की मदद मिल सके, किसमें? डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सहकार मित्र, क्या नाम है? सहकार मित्र नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय, जी हाँ, कृषि मंत्रालय ने सहकार मित्र नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इसका जो मकसद है, एम है इस स्कीम का, वो ये है टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू यूथ एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। बोले तो उनको एक पेड इंटर्नशिप, उद्योगमिता या उद्यमिता जो भी कहिए, एक पेड इंटर्नशिप जो यूथ हैं उनको प्रोवाइड कराए जा सकें, उनके लिए जो यूथ है, जितने भी यंग यूथ हैं, यंग उद्यमी हैं, उद्यम हैं, या जो भी इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, इंटरप्रेनर, तो जितने भी यंग इंटरप्रेनर हैं उसको सही समय पे लोन प्रोवाइड कराए जा सके ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, ठीक है। तो इसके लिए कृषि मंत्रालय ने सहकार मित्र नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कृषि मंत्रालय को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क में हालिया कमी से उत्पाद आयात पर अगरबत्ती निर्माताओं को लाभ होने की उम्मीद है। सीमा शुल्क में हालिया कमी से उत्पाद आयात पर अगरबत्ती निर्माताओं को लाभ होने की उम्मीद है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो जो उत्पाद है वो है बांस, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बांस का जो क्या बोलते हैं हमारे देश में अगरबत्ती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये जो बांस का प्रयोग किया जाता था हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, किसी न किसी देश से हम लोग लाते थे, लेकिन सरकार ने हाल ही में क्या किया कि एक्साइज ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, एक्साइज सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, ताकि हमारे देश का जो बम्बू है, यानी कि बोले तो बांस है, वो मतलब उनसे अगरबत्ती बनाए, या फिर कह लें हमारे देश में जो बम्बू का प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ये जो कस्टम ड्यूटीज है वो कौन बढ़ाता है? तो इसके लिए एक संस्था है जो कार्य करती है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये संस्था है जो कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ाना घटाना इनका काम है, ठीक है। सरकार से पूछ के ऐसे नहीं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये संस्था है जो कि काम करती है ऐसा,
ठीक है। तो हाल ही में बम्बू जो है, बम्बू के आयात पर 25% ड्यूटी लगाए जा रहे हैं। पहले 10% लगाए जाते थे, अब ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, लोग हताश होंगे इंपोर्ट करने से, देश से ही अपना खरीद के बनाएंगे। ठीक है, तो देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो याद रखना आपको, बांस के लिए अगरबत्ती निर्माताओं को लाभ की उम्मीद है, ऐसा बांस का है। ठीक है, मतलब बेसिकली बांस का हाल ही में सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, इतना याद रखना। क्वेश्चन गलत बना है जो भी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा भारतीय सुरक्षा बल ने कैप्टन अर्जुन नामक मेडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन नामक मेडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट लॉन्च किया है। कौन सा भारतीय सुरक्षा बल ने ऐसा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे संरक्षण बल, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। आरपीएफ ने कैप्टन अर्जुन नामक मेडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट लॉन्च किया। आरपीएफ ने एक रोबोट लॉन्च किया है जो कि मेडिकल स्क्रीनिंग करेगा लोगों को, साथ में ट्रेन में ये भी चेक करेगा कि कोई विस्फोटक सामान तो नहीं ले जा रहा, कोई वैसा गैर सामाजिक एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा क्राइम वगैरह सीन, बंदूक वंदूक या जो भी ड्रग्स माफिया ये सब कुछ गलत चीज़ें तो नहीं ले जा रहे हैं, विस्फोटक सामान तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये सारी जो थी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मेडिकल स्क्रीनिंग होनी है, ये किए जाएंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को चेक करेगा कौन, एक रोबोट। ठीक है, तो ये रोबोट का काम होगा जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। ठीक है, क्या नाम है, कैप्टन अर्जुन। ये काम करेगा। ठीक है, जो कि एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग इसमें किया गया। ठीक है, तो चलिए, रेलवे संरक्षण बोर्ड, आरपीएफ को याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आईजीएक्स नामक अपना पहला राष्ट्रव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आईजीएक्स नामक अपना पहला राष्ट्रव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्या, गैसेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत, इंडिया। इंडिया ने आईजीएक्स नामक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या किया, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। कौन किया, भारत, भारत। ठीक है, याद रहेगी भारत। थोड़ी बहुत जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। ओके 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 ओके। हाँ, तो ये जो लॉन्च बाय द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, ये जो स्कीम है, सॉरी, ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा। किसके द्वारा? द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये जो पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, इसको कौन रेगुलेट करता है? जाहिर सी बात है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कुछ ट्रेडिंग का, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो इसको रेगुलेट करेगा कौन? इसको रेगुलेट करेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। क्या नाम है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। और ये जो आईजीएक्स है, इसको लॉन्च कौन किया? तो इसको लॉन्च किया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर हाल ही में किस राज्य में फिर से प्रकट हुआ? क्वेश्चन है कि नदी में डूबा एक 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर हाल ही में किस राज्य में फिर से प्रकट हो गया, फिर से बाहर आ गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा में ये जो क्या बोलते हैं मंदिर थी, प्राचीन मंदिर, वो फिर से बाहर आ गई। कैसे? ये जो मंदिर था वो महानदी रिवर, जो उड़ीसा की महानदी रिवर है, वो लगभग 19वीं सदी में ही डूब गई थी। कब? 19th सेंचुरी में ये नदी, ये जो टेम्पल थी वो महानदी रिवर में डूब गई थी। लेकिन अभी 15 साल बाद लगभग ये फिर से वापस निकल गई है। ठीक है, ये जो मंदिर है लॉर्ड विष्णु का मंदिर है। क्या है? लॉर्ड विष्णु का मंदिर है। ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है जो कि 500 साल पुराना है। ठीक है, फिर से महानदी से निकल गया, पानी थोड़ा कम हुआ तो निकल गया। तो याद रखनी है आपको, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ, इस जो सीरीज चलाए जा रहे हैं करंट बूस्टर, इसका लाभ
सभी लोग उठा सकें और आप लोगों में एक कॉम्पिटिटिव माहौल उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ कंपटीशन का जो कल्चर है ये होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को compete करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने दोस्तों को शेयर करना ज़रूरी है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, जब तक उनके ऊपर आपका जवाबदेह नहीं सुनिश्चित होगा तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और नहीं आए तो डिसलाइक भी करिए। ठीक है, चूँकि आपका राइट है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये आपका राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये होनी चाहिए, डिसलाइक का ऑप्शन होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में यूट्यूब ने सोचा है कि डिसलाइक का जो बटन है उसको हाइड कर दें। तो आप बताइए क्या ये ठीक है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या डिसलाइक बटन जो है उसको हटा देना चाहिए या नहीं। खैर, बढ़ते हैं। हमारा जो अगला, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी विस्थापन पर वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक की रिपोर्ट जारी करती है? बोल रहा है कि यूएन की एक एजेंसी है जो कि विस्थापन पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। बोले तो एक देश से लोग दूसरे देश भाग जाते हैं या मजबूरन जाना पड़ता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक यूएन की एजेंसी है जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के द्वारा विस्थापन पर वार्षिक रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। हर साल ये रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? यूएन की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, हाइलाइट्स कुछ इस तरह थे कि लगभग 80 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं 2019 से 20 के बीच में। ठीक है, और अकेले 11 मिलियन लोग तो 2019 में डिस्प्लेस्ड हुए थे। मतलब ठीक है, अकेला 11 मिलियन सॉरी अकेले 11 नए लोग अकेले 11 मिलियन नए लोग 2019 में केवल डिस्प्लेस हुए थे, इधर से उधर गए थे। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि विस्थापन का, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे वार, वायलेंस, परसिक्यूशन, ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण लोगों का विस्थापन होता है। ठीक है, वार, वायलेंस और परसिक्यूशन, कहीं युद्ध हो गया, कहीं वायलेंस हो गया, और अन्य तरह इमरजेंसी हो जाने के कारण लोग विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, परसिक्यूशन का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, चूँकि दिस इज़ अ नॉट अ गुड फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री एंड आवर इंटरनेशनल एरेना। ठीक है, सो वी शुड मतलब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हमारा जो सीरीज है अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और क्या कहूँ, बाकी मैंने कह ही दिया। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।